Hello everyone, welcome to Aspirant Sidda. Let's start today's editorial analysis. आज हम ये 4 आर्टिकल पढ़ने वाले हैं. पहला है टाइमली विंडफॉल, सेकंड इन टू माइंड्स, थर्ड डेमोक्रेसी एट स्टेक इन नेपाल एंड फोर्थ इज़ ह्यूमैनिटी मैटर्स, कैपिटलिज्म नीड्स एन अपग्रेड. तो चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से, जो कि है टाइमली विंडफॉल. रिसेंटली आरबीआई ने गवर्नमेंट को 99,122 करोड़ रुपीस ट्रांसफ़र किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट डबल अमाउंट है उसका जो कि फिनेंस मिनिस्टर ने बजट में कहा था. इन्होंने बजट में ये प्रोविज़न था कि ऑलमोस्ट 53,000 समथिंग अमाउंट रिसीव होगा गवर्नमेंट को, पर इनके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा ऑलमोस्ट डबल अमाउंट 99,122 करोड़ रुपीस आरबीआई ने इन्हें ट्रांसफ़र किए हैं. अगर इसको हम पिछले साल से कंपेयर करें तो ये 73% हायर है. बैंक जस्ट चेंज इट्स अकाउंटिंग कैलेंडर. रिसेंटली बैंक ने अपना अकाउंटिंग कैलेंडर जो कि जुलाई से जून तक होता था उसको चेंज करके अप्रैल से मार्च कर दिया. यानी ये जो भी हम देख रहे हैं ये अमाउंट सिर्फ 9 महीने का है. तो ये 9 महीने में अगर इतना 73% हायर अगर हम ग्रोथ देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है और काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है. और अगर हम बात करें 63% कॉन्ट्रैक्शन किया है आरबीआई ने अपने एक्सपेंडिचर में. हालांकि आरबीआई का इनकम 11% कम हुआ है, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपना एक्सपेंडिचर को कॉन्ट्रैक्ट किया है इस वजह से इनको सरप्लस इनकम हो सकी है 99,122 करोड़ रुपीज़ की. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पूरे सरप्लस में बिगेस्ट जो कंट्रीब्यूटर है वो है ₹50,629 करोड़ रुपीज़ का, जो कि है एक्सचेंज गेन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस. तो गवर्नमेंट ने आरबीआई ने जो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शंस करी हैं उससे एक्सचेंज गेन हुआ है आरबीआई को 50,629 करोड़ रुपीज़ का. यानी इसका ऑलमोस्ट हाफ अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज गेन से ही आरबीआई को मिला है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले फिनेंशियल ईयर में इंडिया में $81 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, यानी एफडीआई के तौर पर इंडिया में $81 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है. आरबीआईज़ ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द पैंडेमिक प्रोवाइड्स मच नीडेड बफर. तो ये फ़िलहाल जो आरबीआई ने ट्रांजैक्शन किया है पैसे का, इससे गवर्नमेंट को काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि ये जो पैंडेमिक का टाइम है, इकॉनमी इंडिया की वैसे ही बुरी हालत में है. तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया को एक्सपेंड करने के लिए इतने पैसे मिल जाएंगे, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए ये फ़ायदेमंद है. लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान देना होगा कि जो सेंटर है और जो सेंट्रल बैंक है उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि अपनी हैबिट ना बना लें इस सरप्लस अमाउंट को हमेशा क्राइसिस के टाइम पे या हमेशा यूज़ करना. क्योंकि बैंकिंग जो कंडीशन है या बैंकिंग का इन्वायरमेंट है या बेस जो बैंकिंग का, वो हमेशा ऐसा होता है कि रिस्की होता है. कभी प्रॉफिट हुआ, कभी प्रॉफिट नहीं हुआ. तो ऐसे में गवर्नमेंट को अपने आप को इस पे रिलायबल नहीं बनाना होगा कि खुद इस पे ही डिपेंड हो जाए, जब भी पैसा चाहिए तो हम इस सरप्लस अमाउंट को यूज़ करते हुए खर्च कर दें. हालांकि आरबीआई मेंटेन करता है कंटिजेंसी रिजर्व, जो कि 5.5% है. इनके ओवरऑल जो बैलेंस शीट का साइज़ है उसका 5.5% ये अपने पास रिज़र्व रखते हैं एज़ कंटिजेंसी रिज़र्व, जो कि बेस्ड है बिमल जलान कमिटी की रिकमेंडेशन पे, जिन्होंने कहा था कि आरबीआई को अपने पास कंटिजेंसी रिज़र्व के तौर पर 5.5 से लेकर 6.5% जो ओवरऑल बैलेंस शीट है उसका, उस साइज़ का 5.5 से 6.5% अपने पास एज अ कंटिजेंसी रिज़र्व रखना होगा, और जो कि आरबीआई अपने साथ मेंटेन भी करता है 5.5 का. फिर भी गवर्नमेंट को खुद को अपने एक्सपेंडिचर के लिए आरबीआई के इस फ़ंड पर रिलाय नहीं करना होगा लॉन्ग टर्म में. ये इस आर्टिकल में कहना चाहते हैं राइटर. बढ़ते हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि है इन टू माइंड. देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ही होने थे, पर पैंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए इसको पोस्टपोन कर दिया गया था 2021 के लिए. पर अभी भी जापान में जो हालत है कोविड की वो काफ़ी बुरी है. बहुत सारे लोग वहाँ पे इन केसेस से सफ़र कर रहे हैं, कितने लोगों की वहाँ पे डेथ भी हो गई है. तो ऐसे में जो जापानी सिटीजन्स हैं वो इस
ओलंपिक को कह रहे हैं या तो आप पोस्टपोन कर दो या तो कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ की हालत काफ़ी ख़राब है। वहीं पे जो आईओसी है वो चाह रहे हैं कि जो ओलंपिक है उसको कंटिन्यू किया जाए, उसको कराया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है और ऐसे में इसको पोस्टपोन करना या कैंसिल करना एक अच्छा मूव नहीं होगा। आईओसी यहाँ पे है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो ये चाहते हैं कि ओलंपिक कराए जाएं। अब ये ओलंपिक जो है वो 4 साल में एक बार होने वाला इवेंट है और ये चाह रहे हैं आईओसी कि इसको फुल प्रूफ तरीके से, जैसे कि बायो बबल वगैरह का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा के इस गेम्स को यहाँ पे कराए जाएं। पर हम देख चुके हैं कि आईपीएल में बायो बबल होते हुए भी इतने सारे लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं, तो ऐसे में ये कोई फुल प्रूफ मेजर नहीं है कि आपने बायो बबल का एप्लीकेशन कर दिया तो अब बिल्कुल प्रूफ हो चुका है कि यहाँ पे प्लेयर्स इन्फेक्ट नहीं होंगे। ओलंपिक ऐसा इवेंट है जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 11,000 प्लस प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं और ऐसे में इतने बड़े इवेंट को ऐसे नेशन में ऑर्गेनाइज़ कराना जहाँ पे पैंडेमिक की हालत इतनी बुरी हो रखी है, इसको अच्छा मूव नहीं बताया जा रहा है। और राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में अगर आईओसी ओलंपिक को कंडक्ट कराते हैं तो ये एक तरह से खतरा मोल लेने वाली चीज़ है और इतने सारे खिलाड़ियों और उसमें और जो सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ स्टेक पे होगी कि किसी को वहाँ पे अगर किसी एक पर्सन को भी वायरस ने इन्फेक्ट किया तो बाकी लोग भी उससे इन्फेक्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। और ये नंबर कोई कम नहीं है, 11,000 से ज़्यादा लोग इस खतरे में रह सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे ये सिचुएशन हो भी, ऐसा भी हो सकता है कि ये सिचुएशन बहुत नॉर्मली हो जाए, गेम्स बहुत स्मूथली हो जाए, लेकिन ये चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि ये केसेस जो वहाँ पे इतने ज़्यादा हैं वो कहीं ना कहीं गेम्स को इफ़ेक्ट डालेंगे। अब ये गेम्स कंटिन्यू कराए जाते हैं या क्या किया जाता है वो तो अब आगे हम देखेंगे क्या होता है। बट स्टिल राइटर यहाँ पे राइटर का ये कहना है कि अगर ये गेम ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरे वाला है यहाँ पे संकेत। नेक्स्ट हम देखें ह्यूमैनिटी मैटर्स, कैपिटलिज्म नीड्स एन अपग्रेड। यहाँ पे राइटर का कहना ये है कि जो हमारी फ़िलहाल कोविड-19 की सिचुएशन है, उसकी क्राइसिस है, वो कहीं ना कहीं हम एक क्लैश देख रहे हैं ह्यूमैनिटी में और कैपिटलिज़म में, क्योंकि कैपिटलिज़म अपना प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करती है हमेशा और यहाँ पे हमारी जो कोविड-19 की क्राइसिस ने ह्यूमैनिटी को ही स्टेक पे लगा दिया है। तो या तो आप प्रॉफिट कमाएँ या तो आप लोगों की ज़िंदगी बचाएँ, ऐसे क्लैशेस हो रहे हैं, इसलिए इसको ह्यूमैनिटी वर्सेस कैपिटलिज़म कहा जा सकता है। अब देखिए, जो कैपिटलिस्ट है जिन्होंने वैक्सीन के मैन्युफैक्चर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट किया है, वो चाहते हैं कि उन्हें उसका कंपनसेशन मिले और उनका कंपनसेशन क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब ऐसे में वो चाहते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें और वो सेक्शन सोसाइटी का जो पुअर है और इन प्रॉफिट्स की वजह से वो वैक्सीन नहीं प्रोक्योर कर पाएंगे या उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इन कैपिटलिस्ट क्लास का मानना है कि उन लोगों को सर्व करना इनकी ड्यूटी नहीं है। तो ऐसे में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है गवर्नमेंट के ऊपर। तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है और इन पुअर सेक्शंस को हेल्प करती है तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू होना चाहिए और उस रेवेन्यू के लिए गवर्नमेंट को टैक्स लगाना होगा इन कैपिटलिस्ट क्लास पर ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो चाहते हैं कि इनके टैक्स भी कम हों। यानी अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाना चाहती है, अपने रेवेन्यू के सोर्सेज को बढ़ाना चाहती है, तो इस मूव का भी ये कैपिटलिस्ट क्लास अपोज करते हैं और लो टैक्सेस को रखने की बात करते हैं। तो ऐसे में एक तरफ गवर्नमेंट के पास रेवेन्यूज़ नहीं है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट को पैसे खर्च करने हैं, तो ये गवर्नमेंट के पास ऐसे सिचुएशन है कि उनके हाथ बहुत टाइट हैं कि खर्च करना भी है ज़रूरी और इनके पास रेवेन्यू भी नहीं है, यानी पैसे खर्च करने के लिए भी नहीं है। तो अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि कैपिटलिस्ट जो है ख़ुद को एक्सपैंड कैसे करते हैं, जो कॉमन गुड्स हैं जो सभी के लिए होनी चाहिए वो इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देते हैं और इससे ये लोग मनी अर्न करते हैं। और इनका जस्टिफिकेशन कैपिटलिस्ट क्लास ये देती है कि पीपल विल नॉट केयर फॉर समथिंग अनलेस दे ओन इट। अगर लोगों के पास खुद की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो लोग कॉमन गुड्स का कभी भी ख्याल नहीं रखते हैं। उनके लिए जो चीज़ अपनी है उसका वो बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और जो चीज़ सबकी है उसका कोई भी ख्याल नहीं रखेगा। तो ये जस्टिफिकेशन देते हैं कैपिटलिस्ट क्लास किसी प्रॉपर्टी को ओन करने के लिए।
अब ऐसे में अगर हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, मतलब प्रॉफिट अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं और इसके बदले में हम अपने नेचर को, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक लिमिट से ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते हैं, तो ये फिर क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस को पैदा करता है। तो यानी एक तरफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचर का, जिसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं जो कि हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कैपिटलिज्म, हमने एक एक्सट्रीम लेवल देखा जब हमने देखा कि स्लेव्स को भी मतलब इन्होंने यूज़ किया अपने प्रॉफिट के लिए, यानी स्लेव्स को प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज़ किया जाने लग गया इन कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा। यानी इन लोगों को बेसिक राइट्स ह्यूमैनिटी के जो होने चाहिए उनसे ही वंचित कर दिया गया और इनको यूज़ किया गया प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब क्योंकि स्लेवरी पर तो बैन हो चुका है और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो चाहती है कि नहीं प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न हो, तो ऐसे में इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा, वो है नॉलेज को प्राइवेट करने का। यानी नॉलेज को ही एक प्रॉपर्टी की तरह अगर ये होल्ड कर लेते हैं तो उससे अब ये प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ऐसे में WTO ने ट्रिप्स को, जो कि है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसने 1995 में प्रमोट किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो WTO का जो ट्रिप्स है, फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट पेटेंट्स, यानी यहाँ पे जिनका पेटेंट्स होता है वो प्रोडक्ट का, यानी किसी कंपनी ए ने एक प्रोडक्ट मान लो X बनाया, तो इस X के नाम पे पेटेंट होगा, यानी ये X को ही पेटेंट कर दिया जाएगा। इस X प्रोडक्ट को कोई और कंपनी या कोई और नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता है। जबकि इंडिया में जो IPR लॉज हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो पेटेंट प्रोवाइड करते हैं प्रोसेस को। यानी इंडिया में अगर पेटेंट लेना है तो वो क्या करेंगे, इस X को पेटेंट नहीं करेंगे, वो X को बनाने का जो मेथड है, जो प्रोसेस यूज़ हुआ है वहाँ पे, तो इस तरीके को वो पेटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में फ़ायदा ये होता है कि कोई दूसरा प्लेयर भी इस X प्रोडक्ट को बना सकता है, पर वो ये वाले तरीके का नहीं यूज़ करेगा, तो वो अपना दिमाग लगाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, तो इनोवेटिव तरीके को यूज़ करते हुए वो X प्रोडक्ट को बनाएगा। तो ऐसे में X प्रोडक्ट की जो रीच है वो लिमिट नहीं हो जाती है। X प्रोडक्ट को कोई भी गेन कर सकता है बशर्ते कि वो नए तरीके से उसको इन्वेंट कर ले। तो यहाँ पे इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ प्रोडक्ट को लिमिट नहीं कर दिया जाता है कि कोई एक प्लेयर अपने मनमाने तरीके से उसको जिस प्राइस में चाहे उस प्राइस में वो बेचे। जबकि प्रोडक्ट पेटेंट में यही होता है कि इस प्रोडक्ट को ही पेटेंट कर दिया जाता है और इसको कोई भी और ना मैन्युफैक्चर कर सकता है, और जो अगर मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा ये तो कोई यूज़ कैसे करेगा। तो इस प्रोडक्ट को वही कंपनी, वही पर्सन जो इनोवेट करता है वही मैन्युफैक्चर करता है, उतनी अमाउंट में करता है जितना वो चाहता है, और उस प्राइस पे बेचता है जिस प्राइस पे वो बेचना चाहता है। तो ऐसे में यहाँ पे कहीं ना कहीं इनोवेशन को एनकरेजमेंट नहीं मिलती है और प्रोडक्ट भी लिमिटेड लोगों के पास ही पहुंच पाता है, वो लोग जो इसको एक्सेस कर सकते हैं, जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमारी सेक्शन, मतलब हमारी सोसाइटी का वो सेक्शन जो पुअर सेक्शन है, जिसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर पाएगा। अब ऐसे में एक प्रोविज़न है कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोविज़न, जहाँ पे कोई कंट्री कंपल्सरी लाइसेंसिंग को इन्वोक करके कुछ कंपनीज़ को ये अधिकार दे सकता है कि ये उन प्रोडक्ट को बनाएं जिनको ऑलरेडी पेटेंट मिला हुआ है। पर ऐसे तभी किया जा सकता है जब ऐसी कोई जैसे पैंडेमिक की सिचुएशन है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, तभी इस प्रोविज़न को इन्वोक किया जा सकता है, हमेशा नहीं किया जा सकता। और इन सिचुएशन में भी जब कंपल्सरी लाइसेंसिंग के प्रोविज़न को इन्वोक किया जाएगा, तब भी इन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनसेशन देना होगा इन्वेस्टर को, यानी जिसके नाम पे पेटेंट है उसको इस सिचुएशन में भी कंपनसेशन मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, जो अगर हम बात करें कि वैक्सीन है या मेडिसिन है, इस तरह की चीज़ें प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं इस पूरे सिस्टम में। एक है सिटीजन्स जो कि प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, मतलब कंज्यूमर्स हम कह सकते हैं इन्हें। दूसरे हैं गवर्नमेंट जो कि इन सिटीजन्स तक इन प्रोडक्ट को एक्सेस प्रोवाइड करेगी, उन तक सप्लाई करेगी। एंड तीसरा है प्राइवेट कंपनीज़ जो कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब लेकिन प्राइवेट कंपनीज़
वर्क करती हैं प्रॉफिट के मोटिव से। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे सोसाइटी का सेक्शन है जो कि इन प्रोडक्ट से वंचित रह सकता है क्योंकि इनके प्राइस हाई हैं या वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आता है कि गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट्स को एक्सेसिबल बनाए, अफोर्डेबल बनाए सिटीजन्स के लिए। तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि अब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के सोर्सेज कम हैं, तो वो प्राइवेट प्लेयर से बहुत महंगे में ख़रीद के सस्ते में लोगों को तो बेचना, ये हमेशा के लिए मतलब एक सस्टेनेबल सिस्टम नहीं होगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ओपन कर सकती है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स बना के सिटीजन्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। पर बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक्स्ट हैं जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को पसंद नहीं करते हैं। उनका कहना है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है वो दे डू नॉट प्रोड्यूस एज मच शेयर होल्डर रिटर्न्स देन दे वुड इफ़ दे वर प्राइवेट। यानी कि एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है, दोनों के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जो प्रॉफिट शेयर है वो अलग अलग होगा। जो प्राइवेट कंपनी है उनके शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, जबकि पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइज है, कंपनी है, उसके शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कम मिलेगा। और ये वही प्रिंसिपल है जिस पे ये कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी यानी अपनी कंपनी और लोग ज़्यादा एफर्ट करेंगे उस कंपनी को प्रॉस्पेरस बनाने में, जबकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस उस तरीके से वर्क नहीं करेगी। हालांकि ये फैक्ट है कि प्राइवेट कंपनी में प्लेयर्स को अच्छा रिटर्न मिलेगा, पर ये रिटर्न या ये जो प्रॉफिट है सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों यानी जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं तक सीमित होकर रह जाएगा, और ये प्रॉफिट एक लार्ज मास तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। और जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का काम है तो वो छोटे से लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, छोटे नंबर को एम्पावर कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का काम है कि वो अपने पूरे सिटीजन्स का ख्याल रखे। तो ऐसे में जो पब्लिक एंटरप्राइज़ है वो सबका ध्यान रखती है और सभी पूरे सिटीजन्स को वो कैटर करती है। तो ऐसे में राइटर का कहना ये है कि गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट मोर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया जा सके और जो लोगों को इस तरीके से कैटर किया जा सके कि उनकी नीड्स को इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के थ्रू पूरी किया जा सके और उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में पूरी तरह से ना छोड़ा जाए। The COVID-19 crisis will not end capitalism, but capitalism must mutate to survive। तो अब ये जो COVID-19 जो क्राइसिस हम देख रहे हैं ये कैपिटलिज्म क्लास को तो नहीं ख़त्म करेगी, पर इस सिचुएशन में इन सिचुएशन से सबक सीखते हुए कैपिटलिज्म को अगर सरवाइव करना है तो राइटर का कहना है कि उन्हें ख़ुद को म्यूटेट करना होगा, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे कि प्रॉफिट वो कैसे अर्न करें, कैसा अपना सिस्टम चलाएं, वो किस मोटिव से काम करें। तो इनमें जब तक वो कुछ चेंजेस नहीं लाएंगे तब तक वो आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसा मानना है राइटर का। तो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल है डेमोक्रेसी एट स्टेक इन नेपाल। तो अब देखिए यहाँ पे हमने कल एक आर्टिकल पढ़ा था नेपाल के इश्यू के बारे में कि नेपाल में क्या क्या सिचुएशंस हैं, क्या क्या वहाँ पे चल रहा है। तो आप कल का आर्टिकल देख लीजिए, वो काफ़ी यूज़फुल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि इस आर्टिकल में क्योंकि इसको लिखा भी जिन्होंने है वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तो वो इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इंडिया के स्टैंड्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और उनका कहना ये है कि इंडिया फ़िलहाल जो वहाँ पे प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी जी और जो पीएम है जिन्होंने अभी डिज़ोल्व किया है अपने हाउस को, जो कि हैं केपी शर्मा ओली जी, इंडियन गवर्नमेंट इनका सपोर्ट कर रही है, ऐसा कहना राइटर का है। और इंडिया ये गलत मूव ले रही है कि एक फैक्शन को सपोर्ट कर रही है जो कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं राइटर की आशंका है कि हो सकता है कि इंडिया इसलिए कर रही है क्योंकि काला पानी का जो इशू हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में, हो सकता है उसका रिस्पांस इंडिया इस तरीके से दे रही है कि नेपाल की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, नेपाल को स्टेबलाइजेशन से कहीं दूर लेकर जाया जाए। तो ये एक स्टैंस है जो कि एंटी गवर्नमेंट है और हमें इस स्टैंस से ऑब्वियसली कोई कुछ ना हम एग्ज़ाम में इसे लिख सकते हैं, ना ही इसमें कितनी सच्चाई है। कोई नेपाल का पर्सन है जो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहा है और उसका मानना है कि गवर्नमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये सब चीज़ें कर रही है वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हालांकि वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पर ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जानना ये ज़रूरी है कि नेपाल में क्या हो रहा है, उसका क्या बेसिस है, क्या क्या क्राइसिस है वहाँ पे, और ये जो भी क्राइसिस है वो किस वजह से हो रही है।
तो वो कल के आप एडिटोरियल में देखेंगे, बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप उसको देख लीजिए बजाय इसके इसको डिस्कस करने से, क्योंकि इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा यूज़फुल नहीं है जो हम पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इतना ही था आज के हमारे एडिटोरियल डिस्कशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।